नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बड़ी खबर है बिहार से। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के भीतर की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है और खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कुछ चल रहा है क्या। केसी त्यागी की विदाई हुई, उस पर भी एक तरफ पत्रकारों के एक बड़े समूह ने कहा कि केसी त्यागी की विदाई इसलिए हुई है कि वो भाजपा के एजेंडे के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन उसमें भी एक संदेह का एक बिंदु है, उस पर भी चर्चा अभी करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की है, वो बड़ी खबर ये है कि तेजस्वी यादव एकाएक नीतीश कुमार के चैम्बर में पहुंच गए और उस चैम्बर में नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या-क्या बात हुई, साथ में वहां और कौन मौजूद था? मौजूद एक शख्स ऐसा भी था जिसे नीतीश कुमार की भूजा पार्टी का अहम सदस्य कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि भाजपा के करीब ले जाने वाले लोगों में एक नाम वो भी था। तो फिर उस शख्स की मौजूदगी क्यों थी? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? सिर्फ कुछ सरकारी दायित्वों के निर्वहन के लिए मुलाकात थी या उससे आगे की बात थी? चर्चा ये भी है कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। 65% आरक्षण वाला खेल भी शायद चर्चा में आया है। अब सियासी हलचल बिहार में बहुत तेज हो चुकी है पिछले 1 घंटे के भीतर। अभिषेक कुमार को जब बिहार की बात है तो अभिषेक कुमार की बात है। अभिषेक कुमार को जोड़िए। अभिषेक, ये बिहार शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। अभी केसी त्यागी की हलचल थमी भी नहीं थी, ये चैम्बर में तेजस्वी यादव पहुंच गए और फिर बिहार में जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं कह रहे हैं कि मामला कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या चल रहा है, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? वहां भूजा पार्टी वाले भी एक साथी थे। क्या हो रहा है? आशीष जी, आज दरअसल जो मुलाकात हुई है उसमें विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री भी थे और उसके अलावा भी 10 से 15 मिनट तक 1-to-1 मुलाकात की खबरें हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। 1-to-1 ये खबरें मैं आपको एक्सक्लूसिव दे रहा हूं जो कोई नहीं दे रहा है। और आज एक बात कहने की बड़ी इच्छा थी। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। और ये भी आप जान लीजिए आशीष जी, बड़ी चीज इसमें यह हुई है, केसी त्यागी प्रकरण को सारे लोग चला रहे थे, हमारे सिवा सारे लोग चला रहे थे कि नीतीश कुमार भाजपा के चरणों में झुक गए। लेकिन केसी की त्यागी प्रकरण के दिन ही मैंने आपसे भी कहा था, निजी बातचीत में और ऑन कैमरा भी कहा था कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पश्चिम जा रहे हैं तो उनको पश्चिम में ढूंढने मत जाइए, बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढिए, वो मिल जाएंगे। यही काम नीतीश कुमार ने किया था शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर वाले प्रकरण में कि 5 दिन बाद पलटी मारनी थी, तभी जो है मतलब विपक्ष परिवर्तन बिहार में कराना था 5 दिन बाद, तब भी शिक्षा मंत्री को हटाया था। लोगों ने मान लिया था कि अब सब सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन हो गया था। आज दरअसल जो मुलाकात हुई है वो कहा जा रहा है कि बिहार में सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है और सूचना आयुक्त की नियुक्ति में जैसे केंद्र में चुनाव आयोग के लिए है, वैसे ही है सूचना आयोग में कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष उस सिलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात कोई पूर्व निर्धारित होती तो सवाल नहीं उठता है। ये अचानक नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फोन किया या बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया होगा कि जल्दी आइए सूचना आयोग चुनना है। जी नहीं, ये मुलाकात पूर्व निर्धारित तो थी नहीं। बड़ी चीज ये है, कल राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कल ही इस बात का खुलासा किया था कि राष्ट्रीय जनता दल कल अपने विधायकों सांसदों की बैठक बुला रहा है और आज तेजस्वी यादव जाकर मिल रहे हैं। जरा इसके मायने को समझिए। और ये समझने के लिए मैं ये कतई नहीं कह रहा कि कल खेला हो जाएगा, क्योंकि जो लोग उत्तर भारत के मिजाज को समझते हैं, कोई कितना भी बड़ा आधुनिक बनने की कोशिश करे, वो भादों में और पितृपक्ष में यानी इन 45 दिनों में कोई शुभ काम नहीं करता है। ये बात मैं फिर कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि कल कोई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा बिहार में, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही शुरू होता है। हर औपचारिक खेल के पीछे बहुत सारी अनौपचारिक मुलाकातों का
एक सिलसिला होता है। बड़ी खबर मैंने दी थी ट्विटर के माध्यम से 2 दिनों पहले कि नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड में ज्यादा वक्त दे रहे हैं। 7 सर्कुलर रोड वो आवास जो मुख्यमंत्री आवास से अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री के दखल कब्जे में है। और जब भी राबड़ी आवास उसी में है 10 नंबर में, आप समझ सकते हैं। 7 नंबर के साथ 8 नंबर अटैच है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दखल कब्जे में है। 10 नंबर जो राबड़ी आवास है उसके साथ 9 नंबर अटैच है, जुड़ा हुआ है, जो राबड़ी परिवार के दखल कब्जे में है। अब दोनों के बीच कोई सिंगल डोर वाला दरवाजा बाउंड्री तोड़ के खुला होगा तो मैं नहीं जानता। जब मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अंदर तो मैं गया हूं ना आप गए, लेकिन पड़ोस में शिफ्ट होने, पड़ोसी बनने पर बहु पड़ोसियों से संबंध निभाने भी पड़ते हैं। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, जिस प्रकार से आप देखिए ललन सिंह वक्फ बोर्ड के पक्ष में बोले थे संसद में। मैं आज सर्च कर रहा था, अभी मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते भर ट्विटर सर्च करके आया और मैंने देखा कि 9 जून को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, आपको पता है मोदी सरकार का। 9 जून से लेके आज हम 3 सितंबर को, इस दरमियान एक भी ट्विटर की फोटो नीतीश कुमार और इनकी ललन सिंह की नहीं है। लेकिन ललन सिंह की फोटो उपराष्ट्रपति के साथ, ललन सिंह की फोटो नरेंद्र मोदी के साथ, ललन सिंह की फोटो अमित शाह के साथ, ललन सिंह की फोटो राजनाथ सिंह के साथ, ललन सिंह की फोटो राष्ट्रपति के साथ। मतलब भाजपा के नेताओं के साथ तो फोटो है, नीतीश कुमार के साथ अगर मुलाकात हुई भी होगी तो उस फोटो को ट्वीट करने का ललन सिंह ने जोखिम नहीं उठाया या जानबूझकर नहीं किया, मैं नहीं जानता। यानी नीतीश कुमार अगर बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराते हैं, बिहार में यदि राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा दोनों फिर से पाला बदलते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुर्सी की कुर्बानी तो ललन सिंह की होगी। नीतीश कुमार की कुर्सी की कुर्बानी तो होनी नहीं है, ये आप भी जानते हैं भाई। वो तो जहां है वो फिक्स है, पाला भाजपा बदलेगी, पाला राजद बदलेगी, लेकिन ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर की कुर्सी की कुर्बानी होगी। तो जिसकी कुर्सी की कुर्बानी हो सकती है बिहार में पाला बदल के खेल से, स्वाभाविक है रंज तो कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता आप शब्दों में बयान नहीं करते। कोई भी व्यक्ति ये जोखिम नहीं ले सकता कि वो नाराज है आपको से। नीतीश कुमार के अंदर वो जादू की छड़ी है कि वो ललन सिंह को मना लेते हैं। किसी दूसरे को मनाने पर मेहनत नहीं करते, लेकिन ललन सिंह को मना लेते हैं, क्योंकि रिश्ता बहुत पुराना है। जब नीतीश कुमार विधायक नहीं थे, संघर्ष के दिनों में थे, तब का है। तेजस्वी यादव के साथ क्या है, भाई समान दोस्त का बेटा है। ये सदन के अंदर झल्लाते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा है। और आज जो मुलाकात हुई है, ये तय मानिए कि बिहार एक नए प्रस्थान बिंदु की ओर जाता वो दिखाई दे रहा है। और तेजस्वी यादव ने तो बजट सत्र में फरवरी में ही कह दिया था साहब विधानसभा में कि आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन जब भी हमारे चाचा नीतीश कुमार को हमारी जरूरत महसूस होगी, हम उनके साथ खड़े दिखेंगे। इस बात की बुनियादी उन्होंने विधानसभा में कही थी कि जब भी आपको जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो आज औपचारिक मुलाकातों के पहले की एक अनौपचारिक तस्वीर आपने देखी कि तेजस्वी यादव सचिवालय मिलने पहुंचे हैं। अब स्वाभाविक है कि अब नीतीश जी के बारे में चर्चा है कि वो 7 सर्कुलर में रह रहे हैं, तो बगल में, तो बगल वाले घर में अगर जाते होंगे तो कोई देख भी नहीं पाता होगा कि कब गए। आज के जमाने में एक अभिषेक इस चर्चा को और नीतीश कुमार राजगीर से भी लौट के आए हैं, ध्यान रखिए, राजगीर भी गए थे। नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं तो मालूम है ना, पूरे बिहार की दुखदुखी बढ़ जाती है। और स्पोर्ट्स आज भी पड़ी है, खेल परिसर बनाया है आशीष जी, खेल परिसर बनाया है, तो खेल परिसर में क्या होगा, खेला होगा। नहीं, मैं कह रहा आज भी बिहार में आज भी लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है। लेकिन 2-3 पॉइंट और है जिसके इर्द गिर्द, क्योंकि बिहार का मामला है, थोड़ा आपसे बेहतर समझा जाए, 2-3 पॉइंट और हैं जो साफ हो जाए तो और कुछ चीजें, कुछ धूल और हटेगी बिहार के सियासी खेल से। जो केसी त्यागी चैप्टर है, केसी त्यागी को हटाया जाना, सबने इस बात को कहा कि सिर्फ इसलिए उनको हटाया गया है क्योंकि बीजेपी चाहती थी हटाया जाए, बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ थे। मेरा पहला सवाल है, 2-3 पार्ट है, समझिएगा ध्यान से, कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी की डिमांड पर केसी त्यागी को हटा देंगे? सिर्फ बीजेपी की डिमांड पर केसी त्यागी के साथ उनके रिलेशन कैसे रहे? दूसरी बात, क्या केसी त्यागी बिना नीतीश कुमार और पार्टी के सहमति के अपना विचार रख रहे थे? चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे सेंसस हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो,
दो बात। आशीष जी इसको तीसरी बात समझिए। सुनिए, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, जिसको जोड़िएगा, ये जी। आपके लिए मैं कह रहा हूं कि इसको जोड़िएगा। हम्म, जेडीयू जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही है, 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और जम्मू कश्मीर जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है जीएम शाहीन। उन्होंने ये ऐलान नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद किया, हम्म, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 6 सीट पे लड़ेंगे, और प्रत्याशी का नाम जो भी है वो नीतीश कुमार जब मुहर लगाएंगे तब सामने आएगा। मतलब वही मुहर लगाएंगे, ये नहीं कि कश्मीर का मामला है तो मैं जारी कर दूंगा, फाइनल मुहर नीतीश लगाएंगे। जो कश्मीर में अपना एजेंडा जेडीयू ने बताया है, वो एजेंडा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सवाल यहीं से है, केसी त्यागी का मैं यहां से जोड़ रहा हूं। एजेंडा जो बताया है, जो जैसे मैनिफेस्टो होता है, जेडीयू ने कश्मीर में कहा है कि जो भी पत्थरबाज जेल में बंद हैं, पत्थरबाजी के आरोप में जेल में बंद हैं, हम्म, अगर हम वहां पर मजबूत होते हैं, पावर में आते हैं किसी भी तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उन पत्थरबाजों की रिहाई होगी, रिहा करेंगे। जी। अब अब इस स्टैंड के साथ दूसरा स्टैंड दोस्त का भी जान लीजिए, अमित शाह का। ओपन स्टैंड है, खुला भाषण है, सर्च कर लीजिएगा। अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के परिवार में भी किसी को नौकरी नहीं देंगे, खानदान नौकरी के लिए तरस जाएगा, मतलब नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। वो नौकरी तक नहीं देने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो रिहाई देंगे, आजाद करेंगे, जेल से बाहर निकालेंगे। तो केसी त्यागी की कुर्बानी कैसे बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ? ये तो केसी त्यागी तो एजेंडा नहीं बनाए हैं जम्मू कश्मीर का, ये तो नहीं नहीं, जीएम शाहीन आशीष जी, नीतीश कुमार से मिल के बनाए। आशीष जी एक अब चीज बताओ। समझिए। नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि एक तीर से दो शिकार किया उन्होंने हम्म केसी त्यागी के प्रकरण में। हम्म केसी त्यागी के पास दो जिम्मेदारियां थी, पॉलिटिकल एडवाइजर टू द नीतीश कुमार, नेशनल हम्म प्रेसिडेंट ऑफ जेडीयू, और दूसरी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन की, क्योंकि ज्यादातर स्पोक्स पर्सन पटना में बेस्ड है, हम्म दिल्ली में अकेले केसी त्यागी है। हम्म कि दिल्ली में पार्टी में नीतीश कुमार ने पटना, मैंने पहले भी कहा था कि पटना के अफेयर से दूर करने के लिए संजय झा को दिल्ली में प्लेस किया है कि आप हम्म वहीं रहिए, पटना में जो खेल करना होगा करना, उसमें कैपेबल है, हम्म यहाँ यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। ललन सिंह दिल्ली में प्लेस हो गए, लेकिन अब सारे लोग सरकार में हैं। अब उस परिस्थिति में दिल्ली को सबसे बेहतर समझने वाला आदमी, राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर समझने वाला आदमी नीतीश कुमार के हम्म अलावा अगर हम्म कोई जेडीयू में है तो केसी त्यागी है। अलग अलग हम्म पार्टियों से कोऑर्डिनेशन और तमाम बातें। स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की लीड पार्टनर है। हम्म जब केसी त्यागी को नीतीश कुमार स्पोक्स पर्सन बना के रखते हैं, तो जब तक इस गठबंधन में है तब तक केसी त्यागी को तमाम बातों पर बीच का रास्ता लेके बोलना पड़ता। इजराइल पर तो बोल ही रहते विरोध में, बाकी मुद्दों पर, लेकिन सरकार का बचाव भी तो करना पड़ता किसी दिन, हम्म, उससे तो आप अलग नहीं हट सकते। हाँ। और एक तरफ बचाव करते हैं, दूसरी तरफ बिहार में खेला करने की बुनियाद तैयार करने जाते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों के पास। दोनों काम तो नहीं हो सकता था। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक ही व्यक्ति को तो नहीं बनाया जा सकता ना। हो सकता है अतिरिक्त प्रभार में आप रक्षा मंत्रालय को, मंत्री को वित्त मंत्री बना दें, रक्षा मंत्री को मानव संसाधन मंत्री बना दें, लेकिन रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक ही व्यक्ति को बचे बनाएंगे तो दोनों को दो भाषा बोलनी होती है। एक को डिप्लोमेटिक और राजनय वाली भाषा, राजनयिक वाली भाषा बोलनी होती है, कूटनीति वाली, और दूसरे को राष्ट्र की आक्रामकता को सबके समक्ष रखना पड़ता है, सीमाओं को लेकर जो जो देश की नीति है उसको आक्रामक तरीके, दोनों का नेचर एकदम अलग है। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। और केसी त्यागी के जिम्मे जो दूसरी जिम्मेदारी है पॉलिटिकल एडवाइजर की, पॉलिटिकल एडवाइजर जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार मिल रहे हैं और दिल्ली में भी बहुत सारे काम करने होंगे, यदि बदलाव करना होगा बिहार में, तो ये सारे काम केसी त्यागी को करने होंगे, पॉलिटिकल एडवाइजर को। तो एक केसी त्यागी अंदर में जाके कुछ और बात करे और बाहर में आकर के कुछ और बात करे मीडिया पर, ये दोनों चीजें एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो लगा कि केसी त्यागी को हटा दिया तो चलिए हमारे सामने झुक गए, हमारी बात मान ली, मेरा सम्मान किया, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल एडवाइजर के पद से हटाया है क्या केसी त्यागी को? वो आज भी कंटिन्यू है। जो सेकेंडरी जिम्मेदारी थी वहां से हटा दिया, लेकिन जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां से उनको नहीं हटाया है। ये समझने की चीज है। और आज की मुलाकात को इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अभी तो इतना ही आपने देखा, अभी आगे और कुछ देखेंगे। आप देखिए, मुद्दों के आधार पर जेडीयू की एकता इंडिया गठबंधन के साथ है,
और सरकार में जेडीयू की एकता एनडीए गठबंधन के साथ है। जनता के बीच तो कंफ्यूजन की स्थिति है कि जो बात नीतीश कुमार बोल रहे हैं वही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही बात तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, वही बात स्टालिन साहब बोल रहे हैं, वही बात शरद पवार की पार्टी बोल रही है, सारे लोग वही बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अब तो ममता भी वही बात बोल रही है, अब तो ममता भी बोल रही है जो नहीं बोल रही ममता भी बोल रही है। जो मुंबई की इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कहा जाता है कि नीतीश जी से बहस हो गई थी जाति जनगणना के मुद्दे पर, और अब पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्हीं कैंप पे कल्याण बनर्जी ने सबसे पहले उठाया कि कराइए। इसीलिए मैंने कहा कि ममता जरूरी है चर्चा में लाना। तो सवाल ये है कि कोई भी आदमी इस चीज को समझ सकता है कि ऐसा अनहोली अलायंस नहीं चल सकता था लंबे समय तक। अब कल की विधायक दल की बैठक में एक चीज तो जरूर सामने आएगी, जो बात अभी अंदरूनी तौर पर है वो सार्वजनिक रूप से कल शाम के बाद आपके सामने आ जाएगी कि बिहार में एक चुनाव चाचा के चेहरे पर लड़े तेजस्वी यादव, क्योंकि कहा उसको दूसरे तरीके से जाएगा, मीडिया में बताया जाएगा कि नहीं, देश के समक्ष जो परिस्थितियां हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री पद तो छोटी चीज है। राजनीतिक भाषा जो मीडिया को प्रेस नोट जारी किया जाता है या प्रवक्ता जो आके बोलते हैं वो शब्दावली अलग होती है, और पीछे की व्यवस्था कोई सामने आकर नहीं बोलता है, वो पत्रकारों को और लोगों को डिकोड करना होता है। 2022 की फरवरी मार्च में जब तेजस्वी यादव अचानक पहुंचे थे सीएम हाउस और 1 घंटे नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, याद है ना? काफी चर्चा हुई कि मिलने बाहर निकल के बोले नहीं, जाति जनगणना का मुद्दा है वो कराना जरूरी है, इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करने गए थे। सब लोग जान रहे थे कौन गिनती कराने गए हैं, लोग इतने मूर्ख नहीं होते हैं, सब जान रहे थे। ठीक इसी बार अचानक नीतीश कुमार की गाड़ी जनवरी महीने में, शायद 12 या 13 जनवरी थी, अचानक राजभवन की तरफ घूम गई और बाहर खबर आई कि राजभवन के टेलीफोन से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की 20 मिनट तक बात हुई है। मैंने तो आपको उस घटनाक्रम के तकरीबन 5 दिन पहले भी बता दिया था, उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या नीतीश के अचानक राजभवन जाने की खबर अंदरूनी तौर पर यही आई कि बात हुई है। औपचारिक रूप से क्या बताया गया, वाइस चांसलर लोगों की नियुक्ति के मामले में बात करने गए। याद है ना? जैसे आज बताया जा रहा है, चांसलर की नियुक्ति में कब मुख्यमंत्री जाते हैं राजभवन, एक लिस्ट चली जाती है तो लोगों को समझ में आता है। तो आज भी जो गए हैं सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गए हैं। अरे भाई, सबको पता है कि बिहार में एक ही ऐसा पोस्ट है जिसमें सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसके सिलेक्शन में कमेटी में दोनों मेंबर हैं, तो कहने के लिए वो नहीं था। तो इस चीज को समझिए, समझने के लिए बहुत कुछ है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार जब दिल्ली आ रहे थे नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए, भाजपा संसदीय दल के पहले एनडीए की बैठक की बुला ली थी नीतीश कुमार ने, सॉरी नरेंद्र मोदी ने, तो तेजस्वी यादव के साथ बगल में आए थे फ्लाइट में बैठ के, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। तो और उस फोटो को बकायदा वायरल कराया गया था फ्लाइट के अंदर से। एक पत्रकार भी उसमें थे, एक गोदी चैनल के पत्रकार है, उनको कहा, मेरे पास जो जानकारी है, उनको कहा गया कि आप फोटो लीजिए। फिर जो बगल की यात्री की जिनकी सीट थी उनसे नीतीश जी ने आग्रह किया, वो कोई रहे होंगे, कोई सामान्य व्यक्ति हमारी आपकी तरह। नीतीश कुमार में खासियत है कि चार्टर्ड प्लेन से नहीं चलना पसंद करते हैं और 5 स्टार होटल में रुकना पसंद नहीं करते। तो उनसे नीतीश कुमार ने आग्रह किया, जो मेरी जानकारी है, कि आप तेजस्वी जी की सीट पर चले जाइए, तेजस्वी जी को आगे आने दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो फिर तेजस्वी जी फ्लाइट में आकर के उनके बगल में बैठ गए थे और दोनों में बातचीत हुई थी। तो आज की परिस्थितियों को देखिए, आज तो उनके दफ्तर भी पहुंच गए, कल उनके घर भी पहुंच सकते हैं, परसों उनका विधायक दल भी सीएम हाउस में एंट्री कर सकता है कि चलिए चलिए। अच्छा, आखिरी सवाल, ये भूजा पार्टी के सदस्य को भी वहां पे रखा था क्या, संदेश देने का? क्योंकि नीतीश कुमार संदेशों की राजनीति बहुत तगड़ा करते हैं। देखिए एक बात तो समझिए कि संदेश देना कि भाई देखो, अब जो है, अब मतलब तुम लोग भी इसी लाइन पे चलो, क्योंकि लाइन क्लियर होना चाहिए ना, कि अगर हम यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, ये लोग बड़बोले, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये लोग बड़बोले हैं। विजय चौधरी बड़बोले नहीं है, पहली बात मैं कह दूं, विजय चौधरी बड़बोले नहीं है। विजय चौधरी का बड़बोलापन आपको कहीं नहीं दिखेगा, वो बेहद संतुलित भाषा बोलते हैं। विजय चौधरी किसी कैंप में नहीं है। विजय चौधरी कांग्रेस के विधायक 85 में थे, फर्स्ट टाइम एमएलए, स्टेट बैंक के बैंक पीओ की नौकरी छोड़ करके आए थे, उनके पिताजी भी एमएलए थे। नीतीश कुमार भी फर्स्ट टाइमर थे, तब से दोनों की गाढ़ी दोस्ती है।
विजय चौधरी का क्या है कि विजय चौधरी ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, वो नीतीश कुमार से व्यक्तिगत दोस्ती जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह की है। जैसे अशोक चौधरी और संजय झा पर तो लेवल लगा हुआ है कि वो चाहते हैं कि जेडीयू बीजेपी के साथ रहे। वैसे ही विजेंद्र यादव और कुछ दूसरे लोगों को कहा जाता है वो चाहते हैं नीतीश जी आरजेडी के साथ रहे। विजय चौधरी कहा कि चाहे जिधर रहे, लेकिन विजय चौधरी के साथ स्थिति है कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन में विजय चौधरी चुनाव लड़े तो तब बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते, और जब उस गठबंधन से इतर भाजपा जदयू गठबंधन से विजय चौधरी चुनाव लड़े हैं तो हारते हारते पिछली बार जीते, क्योंकि उनके क्षेत्र का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि राजद जदयू का गठबंधन उनको विधायक बनाने के लिए सूट करता है। और अब चुनाव करीब आ रहा है तो थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, इससे आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा इस मामले में, दर्शक समझदार है। चलिए, आज ये मुलाकात बिहार में बिहार कभी शांत नहीं होता है, बिहार की खूबी है। देखिए बिहार एक अंतिम बात मैं बोल दूं, हाँ। बात बोल दूं, मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं, कई बार आप भी हमसे आपत्ति करते हैं, लोग कहते हैं नीतीश कुमार पलट गए, पलटू राम है, लालू जी ने कहा। मैं कहता हूं कि ये गलत बात है। नीतीश कुमार पलटते हुए तो 19 साल से वही है, एक बार थोड़ा ब्रेक ले लिया था मांझी जी को बना के, पलटने का काम तो भाजपा और राजद करती है। बताइए उनको 19 साल से आपने पलटते हुए देखा है? नहीं, अब इस पे चर्चा नहीं, इस पे चर्चा करेंगे तो फिर नीतीश की अविश्वसनीयता पे चर्चा करनी पड़ेगी। नीतीश कुछ भी खेल करें, लेकिन इस देश में अविश्वसनीयता का जो भाजपा ने भी खेल किया, राजद ने भी किया, सब बराबर हाँ, के भागीदार हैं। नहीं, लेकिन जो माइलस्टोन सेट किया है अविश्वसनीयता का नीतीश कुमार ने, आपको मैं बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी घटना, सुनिए एक छोटी चर्चा घटना बढ़ जाएगी, मैं कह रहा हूँ चर्चा बढ़ जाएगी। एक लाइन की घटना बताता हूँ। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट पहले होता था, सुने है ना? मुझे अब भी होता है, पहले नहीं होता था, अब भी होता है, लेकिन अब उतनी चर्चा नहीं होती है। 93 की बात है, वो क्रिकेट सम्राट मेरे घर में कहीं पढ़ा होगा, वो कुछ भैया चाचा लोग पढ़ते थे तब। 1993 में बोली लग रही थी कि 92 वाले इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई थी, रिवर्स स्विंग, लोगों ने देखा क्या हो गया, ये बॉलर आया है 20 रन में, पता चला बचे हुए 8 विकेट उखा दे रहा है वकार यूनुस। तो इंग्लिश काउंटी में बोली सी लग रही थी कि भाई ये बॉलर कौन सी काउंटी के साथ जाएगा, लैंकशायर जाएगा, यॉर्कशायर जाएगा, वारविकशायर जाएगा, कौन लेके जाएगा, जितनी काउंटी है 10-15। वहां एक तरह से मारा मारी थी उस बॉलर को अपने साथ रखने के लिए इंग्लिश काउंटी में। वही स्थिति इंग्लिश काउंटी वाली जो वकार यूनुस को लेकर 93 में थी, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर है। राजद और इंडिया वाले चाहते हैं हमारे साथ आए, भाजपा वाले चाहते हैं हमारे साथ रहें। तो इस परिस्थिति में क्या कहेंगे? हाँ, भाजपा वाले तो बहुत कुछ चाहते हैं। राजद के एक नेता ने मुझसे, मैंने फोन किया है, रास्ते में मैं आ रहा था, जैसे ही ये खबर मिली है मैंने फोन किया है, उन्होंने मुझसे क्या कहा है मालूम है? जिसके लिए था दिल बेकरार वो घड़ी आ गई। आगे मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, एक गाना शेर शायरी, लेकिन भाजपा तो बहुत कुछ चाहती है। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कौशल से अब तक बचे हुए हैं, नहीं तो भाजपा तो बहुत कुछ चाहती है, बहुतों का कल्याण करना चाहती है, तमाम का कर दिया। नीतीश कुमार बचे हुए हैं, वो भी बचे कितना है, आधा बचे हैं, पहले पूरा थे, आधा बचे हैं। इस बात को मानना होगा। अविश्वसनीयता, उनके सारे राजनीतिक कौशल, उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, इन सबको अलग रख दें। वो कहते हैं ना कि आदमी के 100 सुकर्मों पर एक कुकर्म भारी पड़ जाता है, तो उनके तमाम गुणों पर उनका एक अवगुण भारी पड़ जाता है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उनका एक अवगुण तमाम गुणों पर भारी पड़ता है, जो उनकी अविश्वसनीयता है। वो इतनी ज्यादा है कि उनके तमाम गुण, मैं तारीफ करता हूं, बहुत सारे गुण है उनमें, लेकिन एक ऐसा अवगुण है जो सब गुण पे भारी है, सब गुण पे भारी है। जितना भी सफेद पेंट कर लो, काला पेंट का एक ब्रश जब चलता है तो फिर काली की नजर आती है। एक बात बताइए, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, कोई संपत्ति वगैरह वैध आपको नहीं मिलेगी, कोई बड़ा बैंक बैलेंस मैंने कहा तो कि सब गुण है, लेकिन सारा व्हाइट पेंट के बाद आखिर में एक ब्रश आता है बर्जर का, ब्लैक पेंट का, जो सब सफेदी को काला करके चला जाता है। खैर, इजाजत दीजिए, बिहार के डेवलपमेंट पर अभिषेक जी जब हैं तो उनके जरिए आप तक जानकारी हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी नमस्कार।